हेलो डियर लर्नर्स, वेलकम टू एसए फार्मेसी टाइम्स। आज हम बात करेंगे मेडिसिनल केमिस्ट्री सेकंड के एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक एंटी हिस्टामिनिक एजेंट्स के बारे में। जैसा कि वर्ड है यहाँ पर हिस्टामिनिक। हिस्टामिनिक वर्ड हिस्टामाइन से लिया गया है। हिस्टामाइन एक ऐसा बायोजेनिक एमीन होता है जो कि आपके मास्ट सेल और बेसोफिल्स में स्टोर होता है और वहाँ से रिलीज होता है। रिलीज होने के बाद में बहुत सारे इन्फ्लामेटरी रिएक्शंस, एलर्जिक रिएक्शंस, हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शंस एंड गैस्ट्रिक एसिड सिक्रेशंस में बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। तो जैसा कि नाम है इसका एंटी हिस्टामिनिक एजेंट, तो ये क्या करेगा, उस पार्टिकुलर हिस्टामाइन के रिलीज का अपोज करेगा, क्योंकि यहाँ पर वर्ड है एंटी। एंटी का मतलब होता है अपोज करना, किसी भी चीज़ की रोकने की कोशिश करना। इसका मतलब है हिस्टामाइन के रिलीज को रोकने की कोशिश करेगा। इट मीन्स एंटी हिस्टामिनिक आर दोज एजेंट विच प्रिवेंट और ब्लॉक द रिलीज ऑफ हिस्टामाइन। अब हिस्टामाइन जो होते हैं इनके बहुत सारे रिसेप्टार्स होते हैं, जैसा कि हमने पिछले लेक्चर में देखा था H1, H2, H3 एंड H4। इट मीन्स हिस्टामाइन जब कभी रिलीज होगा तो इन्हीं रिसेप्टार्स पर जाकर काम करेगा। अगर हम इन रिसेप्टार्स को क्या कर दें, ब्लॉक कर दें, तब क्या कर सकते हैं, इसके रिस्पॉन्स को रोक सकते हैं। तो इसका क्लासिफिकेशन जो हमारा है एंटी हिस्टामिनिक एजेंट का, यहीं से लिया गया है। सिंपल सी बात यह है कि एंटी हिस्टामिनिक ऐसे एजेंट होते हैं जो हिस्टामाइन के रिस्पॉन्स का अपोज करते हैं, मतलब उनके रिस्पॉन्स को कम करने की कोशिश करते हैं। ठीक है, इसमें हमारी मेनली दो कैटेगरी आती हैं। पहला आपका आता है H1 एंटागोनिस्ट, दूसरा आपका आता है H2 एंटागोनिस्ट। H1 एंटागोनिस्ट ऐसे आपके एजेंट होंगे जो H1 रिसेप्टार के रिस्पॉन्स को क्या करेंगे, डिक्रीज करेंगे। H1 एंटागोनिस्ट को हम लोग H1 ब्लॉकर्स भी कह सकते हैं या H1 एंटी हिस्टामाइंस भी कह सकते हैं। H1 एंटी हिस्टामाइंस क्यों? क्योंकि ये क्या करेगा, आपके हिस्टामाइन के रिस्पॉन्स को H1 रिसेप्टार पर रोकने की कोशिश करेगा। तो H1 एंटागोनिस्ट के क्लासेस को दो पार्ट में डिवाइड किया गया है। पहला आपका फर्स्ट जनरेशन, दूसरा आपका सेकंड जनरेशन। फर्स्ट जनरेशन जो होते हैं ये ओल्डेस्ट कैटेगरी के मेडिसिन होते हैं। इसमें आपके एग्जाम्पल्स आते हैं डाइफेनहाइड्रामाइन, प्रोमेथाजीन, ट्रिप्टोलिडीन, और भी बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं लाइक डाइमेनहाइड्रामाइन, इस तरह के डॉक्साइलामाइन, सक्सिनेट। तो ये सारे आपके H1 एंटागोनिस्ट के फर्स्ट जनरेशन कैटेगरी के एग्जाम्पल्स हैं। फर्स्ट जनरेशन का मतलब है ओल्डेस्ट कैटेगरी, मतलब यहाँ पर आपको कुछ साइड इफेक्ट देखने को मिलेगा, जैसे कि इनमें सिडेटिव प्रॉपर्टी आपको देखने को मिलती है। देन इसके बाद में इसका रिनोवेशन हुआ, तो यहाँ पर आपके सेकंड जनरेशन के कुछ मेडिसिन आए। सेकंड जनरेशन वाले भी H1 एंटागोनिस्ट पर काम करेंगे, मतलब H1 रिसेप्टर पर काम करेंगे और उसे रोकने की कोशिश करेंगे। सेकंड जनरेशन में आते हैं आपके सेट्रिजीन, लिवोसेट्रिजीन, लोराटिडिन। तो ये सारे आपके क्या है, सेकंड जनरेशन के H1 एंटागोनिस्ट होते हैं। ये क्या करेंगे, ये भी सेम रेस्पॉन्स देंगे, बट इनका जो सिडेटिव प्रॉपर्टी होगा वो बहुत ज़्यादा कम होगा या ना के बराबर होगा। मतलब ये सिडेटिव इफेक्ट नहीं देंगे, इनको लेने से आपको सुस्ती नहीं आएगी या कम आएगी एज कम्पेयर टू फर्स्ट जनरेशन। H1 रिसेप्टार मेनली रिस्पॉन्सिबल होता है आपका एलर्जिक रिस्पॉन्स के लिए, है फीवर के लिए, कोल्ड के लिए, या कह सकते हैं हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शंस के लिए। तो अगर H1 रिसेप्टार पे आपका इनमें से कोई भी मेडिसिन जाकर बाइंड करेगा और उसके रिसेप्टार को ब्लॉक कर देगा, तो इससे हमें जो भी प्रॉब्लम अभी हमने बताई वो प्रॉब्लम आपकी नॉर्मल हो जाएंगी, मतलब रिस्पॉन्स आपको पॉजिटिव मिलेगा और जो भी प्रॉब्लम है वो ठीक हो जाएगी। इसी तरह से आपका आता है H2 एंटागोनिस्ट। H2 एंटागोनिस्ट मेनली H2 रिसेप्टार पे जाकर काम करेगा। अब ये H2 हिस्टामाइन का रिसेप्टार क्या होता है, ये आपका हिस्टामाइन का रिसेप्टार होता है। जब कभी भी हिस्टामाइन आपका रिलीज होगा, H2 रिसेप्टार पर बाइंड करेगा। बाइंड करने के बाद में आपका गैस्ट्रिक एसिड का सिक्रेशन करेगा, मतलब यहाँ से HCl रिलीज होता है। क्यों होता है? क्योंकि जो H2 रिसेप्टार होते हैं वो हमारे स्टमक के गैस्ट्रिक पैराइटल सेल्स में पाए जाते हैं, मतलब स्टमक की जो सेल्स होती हैं पैराइटल, वहाँ पर ये प्रेजेंट होते हैं। तो जब कभी भी हिस्टामाइन बाइंड करता है वो एसिड के रिलीज को क्या कर देते हैं, इंक्रीज कर देते हैं। तो जब कभी भी H2 एंटागोनिस्ट हम लोग एडमिनिस्ट्रेट करेंगे, इससे क्या होगा, आपकी मेडिसिन H2 रिसेप्टार पर जाकर बाइंड करेगी और हिस्टामाइन को इसकी जगह पर बाइंड होने नहीं देगी। इससे हमें हिस्टामाइन का रिस्पॉन्स नहीं मिलेगा और गैस्ट्रिक एसिड का सिक्रेशन डिक्रीज हो जाएगा। इसलिए इसका नाम भी पड़ गया है गैस्ट्रिक एसिड इनहिबिटर्स, मतलब गैस्ट्रिक एसिड के रिस्पॉन्स को जो रिलीज हो रहा है उसको रोकने वाला, इनहिबिट करने वाला। इसमें आपके एग्जांपल्स आते हैं सिमिटिडीन, फेमोटिडीन, रेनिटिडीन। ये आपके मेडिसिन काफ़ी ओल्डेस्ट हैं और बहुत सारे लोगों ने नाम सुने होंगे, रेनिटिडीन, जिनटेक, है ना, ये सब नाम आपके कॉमन है और काफ़ी लोगों ने खाए भी होंगे, तो ऑलमोस्ट आप लोग जानते ही होंगे। तो इस तरह से हम लोग एंटी हिस्टामिनिक एजेंट को दो पार्ट में बांट सकते हैं, H1 एंटागोनिस्ट और H2 एंटागोनिस्ट। H1 एंटागोनिस्ट H1 रिसेप्टार पर काम करेंगे, वहाँ पर एक्ट करके उनको ब्लॉक करेंगे। H2 एंटागोनिस्ट H2 रिसेप्टार पर काम करेंगे और H2 रिसेप्टार को ब्लॉक करेंगे और उनके रिस्पॉन्स को डिक्रीज करेंगे। तो मेनली ये एंटी हिस्टामिनिक ऐसे काम करते हैं और हिस्टामाइन के रिस्पॉन्स को रोकते रहते हैं, जिससे कि जो हमें हिस्टामाइन से रिस्पॉन्स मिलने वाला हो, जो भी पैथोफिजियोलॉजिकल या फिजियोलॉजिकल चेंजेस होने वाले हैं वो चेंजेस ना हो पाएँ। जैसा कि हमारा टॉपिक है मेडिसिनल केमिस्ट्री का, तो इसमें हम लोग आगे बढ़ेंगे अपने सिंथेसिस की ओर। पहली सिंथेसिस आपकी यहाँ पर जो है वो है आपकी डाइफेनहाइड्रामाइन की। तो हम आज बात करेंगे सिंथेसिस ऑफ डाइफेनहाइड्रामाइन हाइड्रोक्लोराइड की। डाइफेनहाइड्रामाइन हाइड्रोक्लोराइड क्या है? जैसा कि हमने देखा, ये हमारी H1 एंटागोनिस्ट कैटेगरी में आता है और वो भी फर्स्ट जनरेशन क्लास में। इसका मतलब ये आपकी मेडिसिन H1 रिसेप्टार पर जाकर क्या करेगी, एक्ट करेगी, वहाँ पर बाइंड करेगी और H1 रिसेप्टार को ब्लॉक करेगी। ब्लॉक करने के बाद में हिस्टामाइन के रिस्पॉन्स को रोकने की कोशिश करेगी। इससे क्या होगा, जो हिस्टामाइन से मीडिएट होकर जो इफेक्ट हमें मिलने वाले थे वो नहीं मिलेंगे।
ठीक है। तो सिंथेसिस की स्टार्टिंग करते हैं हम लोग। स्टार्टिंग के लिए हमें एक प्रिकर्सर कंपाउंड लेना पड़ेगा। यहाँ पर जो आपका प्रिकर्सर कंपाउंड है वो आपका डाइफेनाइल मेथेन है। डाइफेनाइल मेथेन को हम लोग बना सकते हैं बाय टेकिंग 2 बेंजीन रिंग, मतलब यहाँ पे हमें 2 बेंजीन रिंग लेनी पड़ेगी और उस बेंजीन रिंग से क्या करना पड़ेगा, एक CH2 ग्रुप अटैच करना पड़ेगा। इससे हम लोग क्या कर सकते हैं, डाइफेनाइल। डाइफेनाइल का मतलब क्या है, आपका 2 फेनाइल रिंग, देन आपका क्या हो जाएगा, मेथेन। अब इस डाइफेनाइल मेथेन की जब कभी भी हम लोग रिएक्शन कराएंगे Br2 से, मतलब Br2 इन द प्रेजेंस ऑफ लाइट, तो जब कभी भी लाइट की प्रेजेंस में Br2 के साथ डाइफेनाइल मेथेन की रिएक्शन कराएंगे तो यहाँ पर क्या होगा, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होगा और ये Br इस CH से आकर अटैच हो जाएगा और एक हाइड्रोजन मॉलिक्यूल एक Br के साथ रिमूव हो जाएगा। इसका मतलब जो नया स्ट्रक्चर फॉर्म होगा कुछ इस तरीके का बनेगा। यहाँ पर सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन फॉर्म हो रही है, तो ये आपका डाइफेनाइल हो गया और इस CH से आपका एक Br मॉलिक्यूल यहाँ पर जुड़ जाएगा। ठीक है, अब क्या हो रहा है, यहाँ पर एक HBr, जो यहाँ पर 2 हाइड्रोजन मॉलिक्यूल थे, एक H इस Br के साथ आपका क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। तो HBr आपका निकल गया और एक Br यहाँ पर जुड़ गया। नेक्स्ट स्टेज है, हमें यहाँ पर करना पड़ेगा कंडेंसेशन रिएक्शन। कंडेंसेशन रिएक्शन करने के लिए हम यहाँ पर एक मॉलिक्यूल लेंगे जिसका नाम है 2 मेथाइल अमीनो एथेनॉल। इसका स्ट्रक्चर कुछ इस तरह का होता है, HOCH2 CH2 N CH3 CH3। इसे हम लोग कहते हैं 2 मेथाइल अमीनो एथेनॉल। इसका मतलब है कि 2 नंबर पर आपके 2 मेथाइल ग्रुप जुड़े हुए हैं और ये मेथाइल ग्रुप आपका अमीनो से अटैच्ड है। देन एथेनॉल आपका OH ऑल ग्रुप जुड़ा हुआ है और ये मेथ एथ आपका 2 कार्बन की चेन है, तो इसे हम लोग क्या कहेंगे, एथेनॉल कहेंगे। इसका पूरा नाम पड़ जाता है 2 मेथाइल अमीनो एथेनॉल। तो जब कभी भी हम लोग 2 मेथाइल एथेनॉल की कंडेंसेशन रिएक्शन कराते हैं इस वाले कंपाउंड के साथ में, मतलब इन दोनों कंपाउंड को जोड़ते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ K2CO3 और थोड़ा सा हीटिंग प्रोवाइड कराते हैं, तो K2CO3 एक आपका बेसिक कैरेक्टर बेस लेकर आता है, जो कि यहाँ पर HBr जो आपका है Br मॉलिक्यूल है और उसके साथ हाइड्रोजन जुड़ा हुआ है, तो इसको क्या करता है, ये एब्जॉर्ब करने की कोशिश करता है, मतलब यहाँ से इसको रिमूव करा देता है, हटा देता है। तो आपका जो रिजल्टिंग कंपाउंड बनेगा कुछ इस तरह का बनता है, एक बेंजीन रिंग और इस बेंजीन रिंग के साथ हम लोग एक CH मॉलिक्यूल जोड़ेंगे, देन बेंजीन रिंग। अब इसके बाद क्या होगा कि ये आपका H इस वाले Br के साथ मिलकर रिमूव हो जाएगा, मतलब निकल जाएगा, इसका अब यहाँ पर कोई काम नहीं है। आपका K2CO3 ने एक बेस है और इसको एब्जॉर्ब कर लिया उसने। अब क्या होगा, यहाँ पर आपका O बचा, H तो चला गया, अब यहाँ पर डायरेक्टली हम लोग O लिखेंगे। O से आपका जुड़ा हुआ है CH2 और ये CH2 से आपका जुड़ा हुआ है N अमीनो ग्रुप, इस अमीनो ग्रुप से 2 मेथाइल जुड़े हुए हैं CH3। तो ये आपका रिजल्टिंग कंपाउंड बन गया और इससे ही हम लोग क्या बोलते हैं, डाइफेनहाइड्रामाइन। डाइफेनहाइड्रामाइन। अब आपके सिलेबस में क्या कंपाउंड है, डाइफेनहाइड्रामाइन हाइड्रोक्लोराइड। तो जब कभी भी इस डाइफेनहाइड्रामाइन की रिएक्शन हम लोग करा देते हैं HCl से, हाइड्रोक्लोरिक एसिड से, तो हमारा रिजल्टिंग कंपाउंड क्या बन जाता है, डाइफेनहाइड्रामाइन हाइड्रोक्लोराइड बन जाता है। डाइफेनहाइड्रामाइन एक इंपॉर्टेंट मेडिसिनली एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट है जो कि बहुत सारे मेडिसिनल यूज प्रोसेस करता है। डाइफेनहाइड्रामाइन एक व्हाइट कलर का क्रिस्टलाइन पाउडर होता है। अगर हम इसकी सॉल्युबिलिटी की बात करें तो ये हमारा वाटर और एल्कोहल में आपका सॉल्युबल होता है, मतलब इनको हम लोग एल्कोहल और वाटर में डिसॉल्व कर सकते हैं आसानी से। अगर हम डाइफेनहाइड्रामाइन के यूज़ की बात करें तो इसका यूज़ बहुत ही सिंपल है कि ये आपकी जो मेडिसिन है H1 रिसेप्टर ब्लॉकर्स होते हैं, मतलब H1 रिसेप्टर को ब्लॉक करेंगे तो उनसे जो भी रेस्पॉन्स मीडिएट होते थे वो रेस्पॉन्स मीडिएट नहीं हो पाएंगे। तो इस तरह से ये क्या देगा, एज अ एंटी हिस्टामिनिक इफेक्ट देगा, मतलब हिस्टामाइन के अपोजिट रेस्पॉन्स देगा। इसके साथ साथ ये इसका कुछ एंटी इमेटिक इफेक्ट भी होता है, एंटी टेसिव इफेक्ट भी होता है और कुछ सीडेटिव प्रॉपर्टी भी देखी जाती है, मतलब थोड़ा सा इसका यूज़ करने से सुस्ती भी आएगी। इसलिए इसका यूज हम लोग यहाँ पर एलर्जिक कंडीशन में करते हैं, हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शंस में करते हैं, एलर्जी से मीडिएटेड जो भी आपके पेन होते हैं या रेनाइटिस होता है, फीवर हो गया, ऐसी कंडीशन में किया जाता है। कॉमन कोल्ड में भी इसका यूज करते हैं। वाटरी आइज, कभी कभी आंखों से बहुत ज़्यादा पानी निकलने लगता है, कफ आता है तो उस कंडीशन में भी इसका यूज कर सकते हैं। रनी नोज है ना, ये बहुत ही कॉमन कंडीशन है, तो इस कंडीशन में भी इसका यूज कर सकते हैं। स्नीजिंग, छींक निकलती है तो उसमें भी इसका यूज हम लोग कर सकते हैं। तो बहुत सारे यूज हैं। तो क्या होता था, जब कभी भी हिस्टामाइन आपका रिलीज होता था मास्ट सेल के ग्रेन्यूल से, वो जाके H1 रिसेप्टर से बाइंड होता था और ये सारी प्रोसेस होती थी। किसी को एलर्जिक रिएक्शन हो जाता था, कॉमन कोल्ड हो जाता था, छींक आती थी, आंखों से पानी निकलता था, इन्फ्लामेशन हो जाता था, है ना। तो आपकी ड्रग ये डाइफेनहाइड्रामाइन क्या करेगी, H1 रिसेप्टर पे जाके बाइंड करेगी, H1 रिसेप्टर को ब्लॉक कर देगी। अब हिस्टामाइन को स्पेस नहीं मिलेगा कि जाकर वो आपके H1 रिसेप्टर पर बाइंड करे, है ना, जिससे क्या होगा, जो इससे रेस्पॉन्स मीडिएट होते थे वो रेस्पॉन्स आपको नहीं मिलेंगे। तो वही सारे आपके इस मेडिसिन के यूज हो जाएंगे। ठीक है, सिंथेसिस बहुत ही सिंपल है। क्या करना है, आपको सबसे पहले डाइफेनाइल मेथेन लेना है, उसकी रिएक्शन आपको Br2 से करानी है इन द प्रेजेंस ऑफ लाइट। तो जब कभी भी ऐसी रिएक्शन कराएंगे तो यहाँ पर सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होगा, मतलब ये Br मॉलिक्यूल यहाँ पर आकर सब्स्टिट्यूट हो जाएगा, जुड़ जाएगा और HBr यहाँ से निकल जाएगा। तो देखिए किस तरह से यहाँ पर Br मॉलिक्यूल आकर जुड़ गया है। देन अगेन इसकी रिएक्शन हम लोग किससे कराएंगे, 2 डाइमेथाइल अमीनो एथेनॉल से कराएंगे। तो जब कभी भी इससे रिएक्शन कराएंगे तो ये मॉलिक्यूल यहाँ पर जाकर अटैच हो जाएगा
और इसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट K2Cr2 हम लोग जोड़ते हैं, सॉरी K2CO3 मॉलिक्यूल जोड़ते हैं। ये क्या करता है, ये एक बेस है जो कि HBr को अपने अंदर एब्जॉर्ब करा लेता है, जिससे कि जो आपका HBr का मॉलिक्यूल है वो आपका क्या हो जाता है, हट जाता है, यहाँ से रिमूव हो जाता है। तो आपका फाइनल कंपाउंड जो कि डाइफेनहाइड्रामाइन का है वो आपको यहाँ पर सिंपली मिल जाता है। तो यही है आपका डाइफेनहाइड्रामाइन की सिंथेसिस, और एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। साथ ही साथ ये आपके जीपेट एग्जाम के लिए और भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। बहुत बार आपका डाइफेनहाइड्रामाइन के बारे में कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछा गया है। सो ऐसे आप लोग पढ़ते रहिए, तैयारी करते रहिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो, लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर भी करें अपने दोस्तों के साथ। थैंक यू।